नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय। 1 सितंबर से जो हिंदी पखवाड़ा शुरू हुआ है और ये 14 सितंबर हिंदी दिवस तक चलेगा और यहाँ पर अपनी जो राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उसके बारे में कई प्रोग्राम होंगे। अभी इन दिनों हॉल में नहीं हो रहे हैं तो वर्चुअल जूम पर कई प्रोग्राम हो रहे हैं हिंदी के। कई सरकारी संस्थानें और सामाजिक संस्थाएं और सरकारी कार्यालयों में भी ये हिंदी पखवाड़ा चलेगा। इसी प्रकार से जैसे कि हर देश में कई भाषाएं होती हैं, लेकिन हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि उसका राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र ध्वज, इस तरह से इसी प्रकार से उसकी राष्ट्रभाषा भी होती है, अनेकों भाषाओं के साथ भी। इसी प्रकार से आज मैंने सुबह एक इस पुस्तक में चले देश में देशी भाषा का राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता, इसका एक लेख मैंने आज पढ़ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आज मैंने सुबह इसका शीर्षक डाला था तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी और युवाओं में बड़ी उत्सुकता थी इस बात को जानने की कि आखिर क्या है। तो बात यह है कि राष्ट्रीय भाषा एक राष्ट्र के जीवन का, इसके कवियों और शूरवीरों का, उसके चलचित्रों तथा रंगमंच का एक जीवंत प्रतीक होती है। ये प्रेरणा का स्रोत एवं राष्ट्रीय गौरव का आधार होती है। एक साधारण सा तथ्य है कि राष्ट्र का जीवन अथवा मृत्यु राष्ट्रीय भाषा के साथ अविच्छिन्न रूप में जुड़े होते हैं। इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है। बिस्मार्क ने जब पोलिश राष्ट्रीयता को नष्ट कर पोलैंड में जर्मन शासन को चिरस्थायी बनाना चाहा तो सर्वप्रथम उसने राष्ट्रीय भाषा पर आघात किया। उसने बच्चों को राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना और सभाओं को राष्ट्रीय भाषा में संबोधित करना गैर कानूनी करार दिया। हमें उसकी कुशाग्र बुद्धि का लोहा मानना पड़ता है, किंतु पोलैंड वासियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। पोलिश भाषा पढ़ना और पढ़ाना उसका धर्म बन गया। एक बार पुनः ऐसा ही आक्रमण हुआ। इस बार ये रूस की ओर से था और इसका भी इसी प्रकार प्रतिरोध किया गया। बच्चे डेस्क के ऊपर रूसी भाषा की पुस्तक तथा डेस्क के नीचे पोलिश भाषा की किताब रखकर अपनी भाषा पढ़ते थे। जर्मन द्वारा क्रूर यंत्रणाएं दी जाने पर भी चेक लोगों ने राष्ट्रीय भाषा के जीवन और मृत्यु के साथ ही अपने जीवन और मृत्यु को संलग्न समझा। 1948 में जाकर उन्हें पुनर्जीवन मिला। ये एक अद्भुत सफलता थी। जर्मनी की तरह जापान ने भी कोरिया पर अपनी भाषा थोपनी चाहिए, परंतु जर्मनी की भांति ही जापान भी असफल रहा। डोनिश और स्कैंडिनेवियन प्रशासन के मध्य नॉर्वे अपनी भाषा खो बैठा था, परंतु 1914 में जबकि समस्त संसार मरने मारने में संलग्न था, नॉर्वे अपनी भाषा को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ था। अपनी भाषा पढ़ने लिखने के लिए शहरी लोग ग्रामों की ओर भागे। निरक्षर ग्रामीणों ने भाषा को सुरक्षित रखा और भाषा ने इस देश को, यहाँ तक कि फिनलैंड जैसे छोटे से राष्ट्र ने भी स्वीडिश प्रशासन और दमन की शताब्दियों के पश्चात अपनी भाषा को पुनर्जीवित कर लिया। एक और शिक्षाप्रद उदाहरण है आयरलैंड का। शताब्दियों तक आयरलैंड के निवासी अंग्रेजी बोलते रहे। 1922 में जब उसे स्वतंत्रता मिली तो जनसंख्या का केवल 12% भाग आयरिश समझता था और केवल 3% भाग आयरिश जानता था। राजनीतिक और लाड लोग किसानों के पास अपनी भाषा सीखने के लिए गए और आज गैलिक ने सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का स्थान ले लिया है। भारत में स्थिति इतनी बुरी नहीं है। भारत में हमारे पास एक ऐसी भाषा है जिसे केवल 12% ही नहीं अपितु 70% से अधिक लोग समझते हैं। समस्या यह है कि हम एक राष्ट्रीय भाषा चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो मुझे आशा है कि हमें कठिनाइयों का हल ढूंढना ही होगा। वस्तुतः अधिकांश कठिनाइयां काल्पनिक हैं। दक्षिण भारतीयों के विषय में हम जो जानते हैं वो हमारे हृदय को आशा से परिपूर्ण कर देता है कि एक बार जब उन्होंने हिंदी को अपना लिया तो वे इसमें भी उत्तर भारतीयों को पीछे छोड़ देंगे और स्वयं आगे निकल जाएंगे। तो हमारा ये आज करने का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से हर विकसित और विकासशील देशों की अपनी एक भाषा होती है,
विश्व भाषा, वो भाषा हमारे राष्ट्र की भी एक होना चाहिए। हमारी जो 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त हैं वो भी सब अपनी ही हैं, बहनें हैं आपस में, कोई किसी से दुराभाती नहीं है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन एक विश्व भाषा होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि देश के अधिक से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। धन्यवाद।